रेडी संपादकीय डिक्टेशन स्टार्ट होगा 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो इस बात ने सबका ध्यान खींचा था कि उन्होंने बड़ी सरलता से गांधीनगर के बाद स्वयं को नई दिल्ली के अनुरूप ढाल लिया था। आखिरकार वे एच.डी. देवगौड़ा के बाद दूसरे ही ऐसे नेता थे जो एक राज्य के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए देश के प्रधानमंत्री बने थे। इसीलिए जब वे सहकारी संघवाद की बात करते थे तो लगता था कि केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का संतुलन बनाने के लिए संजीदा है। लेकिन आज 8 साल बाद चीज़ें उस तरह से नहीं हो सकी हैं। केंद्र और राज्य प्रतिकार की राजनीति में उलझे हैं और आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता रहता है। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री तमिलनाडु में थे। यह देश के उन कुछ चुनिंदा राज्यों में से है जहां अभी तक भाजपा का विजय रथ नहीं पहुंचा है। वास्तव में जब भी प्रधानमंत्री तमिलनाडु जाते हैं तो सोशल मीडिया में उनके विरुद्ध गो बैक का अभियान चलने लगता है। यही कारण था कि जब मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में केंद्र को चेताया कि उनके राज्य पर हिंदी थोपने की कोशिश न की जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। वैसे भी तमिल भाषा द्रविड़ पहचान के रूप में नहीं हुआ और उसके महत्व को रेखांकित करते हुए द्रमुक नेता दिल्ली और चेन्नई के बीच लंबे समय से चले आ रहे टकराव की एक सुनिश्चित लक्ष्मण रेखा ही खींच रहे थे। पैरा। इस भाषाई टकराव का रोचक इतिहास है। दक्षिण के राज्य एक अरसे से हिंदी के वर्चस्व का विरोध करते आ रहे हैं। वहीं भाजपा को आज भी हिंदी पट्टी की पार्टी माना जाता है। भाजपा भले ही हिंदुस्तान के अपने नैरेटिव पर समय के साथ कम बल देना चाहे, लेकिन विंध्य पर्वतमाला के नीचे स्थित दक्षिणी राज्यों की लंबे समय से यही धारणा रही है कि वह उत्तर भारतीयों की पार्टी है। तमिलनाडु जैसे राज्य के एक आर्थिक ताकत के रूप में उभरने से उसमें अपनी विशिष्ट क्षेत्रीय अस्मिता के प्रति एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। लेकिन यहाँ हम चिर परिचित उत्तर बनाम दक्षिण की बात नहीं कर रहे। यहाँ केंद्र बनाम राज्यों के टकराव को रेखांकित किया जा रहा है। इस टकराव के अनेक रूप हैं। राजस्व साझा करने के फार्मूले से लेकर प्रशासनिक नियंत्रण और ऑल इंडिया नीट मेडिकल एग्जाम पर हुए विवाद तक। हाल ही में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनेक करों में छूट की घोषणा की और राज्यों से भी ऐसा करने का आग्रह किया तो अनेक सरकारों ने इससे इनकार कर दिया। राज्य सरकारें नहीं चाहती थीं कि केंद्र सार्वजनिक एडवाइजरी जारी करके उन्हें उनकी कर संरचनाओं के बारे में दिशा निर्देश दें। वे जीएसटी से पहले ही नाराज हैं, जिसने उनकी वित्तीय स्वायत्तता को बाधित कर दिया है और राजस्व संग्रह के अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया है। राज्यों को लगता है कि यह संघीय ढांचे के अनुरूप नहीं था। पर इस केंद्र बनाम राज्य संघर्ष का एक और आयाम है
भाजपा बनाम गैर भाजपा शासित राज्य। चुनाव के दौरान भाजपा नेताओं द्वारा अक्सर डबल इंजन की सरकार के लिए वोट देने की मांग की जाती है। इससे अपने आप भाजपा और विपक्षी सरकारों वाले राज्यों के बीच एक अंतर्विरोध की स्थिति निर्मित हो जाती है। कोविड कंट्रोल के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठकों के दौरान हम बनाम वो की यह भावना गहराती देखी गई। वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की छवि देखकर भी ताकतवर मुख्यमंत्री नाराज होते हैं। केंद्र राज्यों के बीच बढ़ते टकराव से केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप से लेकर अधिकारियों की नियुक्तियों और तबादलों में मतभेद तक की स्थितियां निर्मित होती रहती हैं। बंगाल इसका क्लासिक उदाहरण है, जहां मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच रोज होने वाला टकराव इस सीमा तक पहुंच गया है कि अब वहां शक्तियों के संवैधानिक विभाजन का भी सम्मान नहीं किया जाता। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार को भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। हाल ही में जब प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र और तेलंगाना की यात्राएं की तो उनके मुख्यमंत्रियों उद्धव ठाकरे और केसीआर ने उनसे दूरी बनाई रखी। आपसी विश्वास की खाई बढ़ने का एक कारण केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसियों की विपक्षी राज्यों में अति सक्रियता भी है। लगभग सभी विपक्षी मुख्यमंत्रियों और उनके सहयोगी आज ईडी की निगरानी में हैं। झारखंड के हेमंत सोरेन इसमें सबसे नया नाम हैं। स्टॉप।